नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। गाजियाबाद में स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक अहम कदम उठाया गया है। प्रमुख सचिव ने शुक्रवार को गाजियाबाद नगर निगम परिषद में स्थापित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ITMS कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कंट्रोल रूम में लगी अत्याधुनिक तकनीक, CCTV कैमरे और ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम की कार्यप्रणाली को बारीकी से देखा। निरीक्षण के समय अधिकारियों ने जानकारी दी है कि ITMS के माध्यम से गाजियाबाद में पहला चालान सफलतापूर्वक काटा गया है और इस प्रणाली के तहत शहर के प्रमुख चौराहों और व्यस्त सड़कों पर लगे हाई रेजुलेशन कैमरों की मदद से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की पहचान की जा रही है। नियम तोड़ने पर चालान जो है वो खुद ऑनलाइन जनरेट होकर वाहन स्वामी तक भेजा जाएगा। प्रमुख सचिव ने इस पहल की सराहना करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ITMS सिस्टम को पूरी तरह से प्रभावित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना जरूरी है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और शहर की यातायात व्यवस्था अधिक सुचारू बनाई जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम न केवल नियमों के पालन में मदद करेगा बल्कि आम नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित यातायात सुविधा भी प्रदान करेगा। और इस दौरान निरीक्षण के दौरान नगर निगम और ट्रैफिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी का एक बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने जनसंख्या को लेकर टिप्पणी की है। अपने बयान में पिंकी चौधरी ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम समुदाय अधिक संख्या में बच्चे पैदा कर भारत पर कब्जा करना और सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने हिंदू समाज में आह्वान करते हुए कहा है कि यदि कोई हिंदू परिवार चौथा बच्चा पैदा करता है तो उसे 21,000 रुपये और पांचवा बच्चा पैदा करने पर 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के चौथे और पांचवें बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल उठाएगा। पिंकी चौधरी का कहना है कि हिंदुओं की संख्या बढ़ने से हिंदू राष्ट्र की मांग को मजबूती मिलेगी और समाज में उनकी हिस्सेदारी और अधिक सुनिश्चित होगी। हालांकि उनके इस बयान को लेकर कोई भी सामाजिक संगठनों और बुद्धिजीवों ने सवाल उठाए हैं और इसे समाज में विभाजन बढ़ाने वाली बात बताई है। विपक्षी दलों ने भी इसे बयान की जमकर आलोचना करते हुए कहा है कि इसे गैर जिम्मेदाराना और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ करार दिया है। मैं अपने सभी भाइयों से एक बात कहनी चाहता हूं कि आज हमारे परिवार एक एक दो दो बच्चे कर रहे हैं, वो हमारे भारत के लिए आने वाले समय के लिए बहुत घातक होगा। और ये मुसलमान 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। इनकी मानसिकता इस भारत को कब्जा करने की है और सनातन धर्म को समाप्त करने की है। तो मैं अपने सभी हिंदू परिवारों से ये कहना चाहता हूं, जो सोच रहे हो कि आर्थिक परेशानी उसे है, तो मैं एक बात कहता हूं, जो भी हिंदू परिवार चौथा बच्चा करेगा तो वो कार्यालय से आकर 21,000 रुपए हर चौथे बच्चे पर मेरे से लेके जाए, हिंदू रक्षा दल कार्यालय कार्यालय से। और पांचवा करेगा तो उसको 31,000 रुपए दिए जाएंगे। और ये हमारे सूरज भाई हैं, सूरज पंडित जी, इन्होंने इस देश की चिंता करते हुए इन्होंने मुझसे कहा है कि भैया हमारे हिंदू परिवार जो कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, तो आप एक घोषणा करो। तो मैं सूरज भाई की तरफ से एक घोषणा कर रहा हूं। तो ये घोषणा ये है कि आप चौथे बच्चे पर 21,000, पांचवें बच्चे पर 31,000 हम देंगे। अगर किसी को अपने बच्चे की पढ़ाई करने में दिक्कत आती हो, क्योंकि बहुत कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाएगा कौन, कैसे करेगा, तो मैं उसे कह रहा हूं चौथे और पांचवें बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे, लेकिन आप परिवारों को कमजोर मत करो। मैं अपने सभी भाई और ऐसे में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजीत रावत जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि ये जो बयान आया है पिंकी चौधरी का, जनसंख्या को लेकर बयान आया है और उन्होंने कई तरह के ऐलान भी किए हैं, क्या कुछ अपडेट है अजीत?
जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पिंकी चौधरी उर्फ भूपेंद्र चौधरी का एक बयान जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि देर शाम को एक वीडियो उनके खुद के पेज से ये वायरल हो रहा है। आपको बता दूं जिसमें उन्होंने जनसंख्या को लेकर टिप्पणी की है। अपने बयान में पिंकी चौधरी ने ये आरोप लगाया है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो अधिक संख्या में बच्चे जो है वो पैदा करता है। भारत पर कब्जा करने और सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश जो है वो कर रहा है मुस्लिम समुदाय के लोग। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू समाज से आह्वान करते हुए कहा है कि यदि कोई हिंदू परिवार चौथा बच्चा पैदा करता है तो उसे 21,000 रुपए का, पांचवा बच्चा पैदा करता है तो उसे 31,000 रुपए का आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये घोषणा जो है वो पिंकी चौधरी ने अपने फेसबुक अकाउंट से किया था, जिसमें इन्होंने साफ ये कहा था कि जो जनसंख्या को लेकर के मुस्लिम समुदायों पर यह आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि हिंदू समाज के जो परिवार हैं वो अगर बच्चा पैदा करते हैं, मतलब आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने ये पैसों को लेकर आर्थिक सहायता को लेकर ऐलान किया है, ये एक बड़ी बात है। और इन्होंने ये भी कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को चौथे और पांचवें बच्चे के लिए जो शिक्षा की जिम्मेवारी है वो हिंदू रक्षा दल उठाएगा। पिंकी चौधरी का कहना है कि हिंदुओं की संख्या बढ़ने से हिंदू राष्ट्र की मांग मजबूती से मिल पाएगी, समाज में उनकी हिस्सेदारी और अधिकार सुनिश्चित होगी। हालांकि उनके इस बयान को लेकर इस कई सामाजिक जो संगठन है और बुद्धिजीवियों ने जो समाज के लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं और इस समाज में विभाजन बढ़ाने वाला ये बयान जो है उसको बता रहे हैं। विपक्षी जो दलें हैं वो भी इस बयान की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। गैर जिम्मेदारान जो बयान इन्होंने दिया है और मतलब संवैधानिक मूल्य के खिलाफ ये है करार दिया है। आपको बता दूं इसको लेकर के पिंकी चौधरी जो है वो लगातार कहीं न किसी मामले में जो है वो सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि ये अब ये ताजा मामला सामने आया है जिसमें ये उन्होंने आह्वान किया है कि आर्थिक रूप की सहायता जो है वो हिंदू परिवार को दी जाएगी अगर वो चौथे और पांचवें बच्चों को लेकर ये करते हैं। तो ऐसे में अजीत जी, अगर मैं बात करूं मुस्लिम समुदाय की तरफ से, तो क्या उधर से कोई बयान सामने आया है अभी तक मुस्लिम समुदाय की तरफ से? देखिए, वीडियो वायरल होने के बाद अभी किसी की प्रक्रिया तो इसमें नहीं आई है, मगर जो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि इस बयान को ये एक आलोचना का विषय जो है वो बन गया है। फिलहाल स्थिति ये है कि इस तरीके के बयान जो है वो पिंकी चौधरी की तरफ से पहली बार नहीं हुए हैं, मगर ये है कि जिस हिसाब से अब इन्होंने आर्थिक सहायता और शिक्षा को लेकर ऐलान किया है, तो ये हिंदू समाज के कई जो संगठन है उनकी तरफ से भी अभी किसी प्रकार का किसी भी संगठन के पदाधिकारियों द्वारा अभी कोई बयान इस पर नहीं आया है। हालांकि ये देखने वाली बात है कि इस बयान को लोग किस तरीके से लेते हैं और अगर ये सहायता अगर मिल पाती है या इस तरीके को कोई बयान पर अगर वो खड़े उतरते हैं तो हिंदू समाज जो है वो किस तरीके से इस बयान को देखता है। और उनके जो हिंदू रक्षा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पिंकी चौधरी, अभी हाल ही में उन्होंने तलवारें भी बांटी थी जिसको लेकर वो जेल भी गए थे, उनके बेटे भी इस मामले में जेल गए थे और अब दोबारा से ये सुर्खियों में अब आ चुके हैं। लगातार इनकी जो वीडियो है ये वायरल हो रही है जिसमें ये चर्चाओं का विषय जो है वो बन गया है कि आखिरकार चौथा और पांचवें बच्चों को लेकर चौथे बच्चों को 21,000 और पांचवें बच्चे को अगर हिंदू पैदा करता है तो 31,000 की आर्थिक सहायता जो है वो की जाएगी। इसके अलावा भी जो कमजोर हिंदू समाज के जो कमजोर लोग हैं उनको भी शिक्षा की जो जिम्मेवारी है ये भी हिंदू रक्षा दल उठाएगा। ये इस तरीके का जो ऐलान है एक ये बड़ी चर्चाओं का विषय बन गया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अजीत जी बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि पिंकी चौधरी का ये बयान जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में पिंकी चौधरी की जनसंख्या को लेकर टिप्पणी की गई है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है कि पिंकी चौधरी इस बयान को लेकर वायरल हो रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए थे, तलवारें बांटी थी, जिसको लेकर भी वो काफी चर्चाओं में बने हुए थे। तो वहीं गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में एक मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। वैष्णो शुद्ध शाकाहारी भोजनालय पर खाना खाने आए 7 से 8 नशे में धुत युवकों का ढाबा संचालक से
50 रुपए को लेकर विवाद हो गया। पहले जो ढाबा मालिक और आसपास के लोगों ने बातचीत की, बीच बचाव किया, मामला किसी तरह शांत करा दिया, लेकिन रात को करीब 11 बजे दोनों पक्षों के बीच विवाद दोबारा भड़क उठा और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि चाकू, ईंट, पत्थर और अन्य हथियार भी जो है वो चलने लगे। बताया जा रहा है कि एक पक्ष पर 10 से 15 बार चाकुओं का वार किया गया है और इस हिंसक झड़प में 2 युवकों को मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। एक युवक की मौत चाकू लगने से हुई है, जबकि दूसरे की मौत जो है वो ईंट और पत्थर से लगी गंभीर चोटों के कारण हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और इसके साथ ही डीसीपी जो है वो खुद घटना स्थल पर मौजूद रहे हैं और जांच पड़ताल की है। पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच तेज कर दी है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। दिनांक 30 जनवरी रात करीब 10 बजे डायल 112 के माध्यम से खोड़ा थाना पे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कुछ युवकों के बीच में विवाद होने की और मारपीट होने की सूचना थी। तुरंत ही स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल पर जाके जानकारी की गई तो कुल 3 व्यक्ति घायल थे, जिनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। जानकारी करने के बाद पता चला कि 2 व्यक्तियों का उपचार के दौरान मृत्यु हो गया है और एक व्यक्ति जो घायल है वो खतरे से बाहर है। इस बारे में जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है और उनसे तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। घटनास्थल के निरीक्षण के आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया गया है और कुछ लोगों को पूछताछ हेतु जो संदिग्ध है उनको हिरासत में लिया गया है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है। दिनांक 30 जनवरी रात करीब 10 बजे डायल 112 के माध्यम से खोड़ा थाना पे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कुछ वहीं यूपी के हापुड़ क्षेत्र में नाबालिग दलित के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक गंभीर मुठभेड़ में आरोपी जाकिर को गिरफ्तार किया है और 30 जनवरी को थाना धौलाना को सूचना मिली थी कि आदिल ने नाबालिग बच्ची को अपने मकान में खींचकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी और मुखबिर की सूचना पर आदिल को पकड़ने के लिए दबिश दी। पुलिस टीम के सामने आते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी और इसके जवाब में पुलिस ने सुरक्षा में रहते हुए जवाबी फायरिंग की। मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया है और उसे तत्काल ही गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आदिल पर पहले से ही वांछित होने के आदेश थे और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार दबिश दे रही थी। मुठभेड़ की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीणों ने पुलिस को सहयोग किया और पुलिस जो है मामले की आगे की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आज थाना धौलाना पर एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार की घटना की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा एफआईआर में नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना धौलाना की टीम को रवाना किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के क्रम में धौलाना की टीम भूलगढ़ी से पिपलरा जाने वाले कच्चे रास्ते पर मौजूद थी, जहां मुलजिम ने पुलिस पार्टी को देखकर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम आदिल पुत्र जाकिर निवासी गाजियाबाद मिर्जापुर का रहने वाला है। इसके पास से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज थाना तो वहीं मुजफ्फरनगर के सीएमओ गेट के पास मंगलवार को अधजली अवस्था में एक मृत गौवंश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। गौवंश के इस हालत में मिलने के बाद से स्थानीय गौसेवक और पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची। गौसेवकों का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने ये घृणित कृत्य किया है और गौवंश को जलाया है। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना की अत्यंत निंदा की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत गौवंश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। वहीं सीएमओ ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही जांच का आदेश दिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की
निर्देश भी दे दिए हैं। सिटी कोतवाली क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। जांच में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन से असामाजिक तत्वों ने ये कृत्य किया है और इसका उद्देश्य क्या था। गौ सेवक और स्थानीय लोग प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी भी गौवंश या फिर अन्य पशु के साथ इस तरह का अवमाननीय व्यवहार न हो। घटना ने पूरे शहर में नाराजगी और चिंता बढ़ा दी है। तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें फागुन थाने में तैनात पीआरडी जवान लक्ष्मण सिंह नशे की हालत में सड़क पर पड़े हुए नजर आए हैं और ये वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसके बाद से मामला काफी सुर्खियों में आ गया है और ये घटना मुजफ्फरनगर के तहसील के निकट का बताया जा रहा है। स्थानीय लोग जब सड़क पर जवान को पड़ा देखा तो उन्होंने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जवान जो है वो नशे में धुत अवस्था में सड़क पर पड़ा हुआ है और उसका व्यवहार जो है असामान्य था। वीडियो वायरल होने के बाद से स्थानीय लोगों में चिंता और सवाल दोनों पैदा हो गए हैं। आखिर किसी जवान का ऐसा व्यवहार क्यों हुआ है और इससे सुरक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। बता दें कि प्रशासन ने मामले की जानकारी मिलने के बाद से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जवान की जिम्मेदारी और अनुशासन पर सवाल उठते हैं और इसके लिए विभागीय कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से सोशल मीडिया पर भी लोग इसे लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार दे रहे हैं और जवान के व्यवहार पर कड़ी आलोचना कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है और जवान के नशे में होने की पुष्टि होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही है और ये घटना सुरक्षा बलों के अनुशासन और जिम्मेदारी की दिशा में गंभीर चेतावनी बनकर सामने आई है। तो वहीं बांदा जेल में गैंगस्टर रवि काना की रिहाई के मामले ने प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। यूपी कारागार प्रशासन और सुधार सेवा विभाग ने जेल अधीक्षक विक्रम सिंह को निलंबित कर दिया है। विभाग ने जेल प्रशासन की गंभीर लापरवाही को स्वीकार किया और बताया कि बिना न्यायालय की अनुमति आरोपी को रिहा करना न्यायिक आदेशों की अवहेलना है। निलंबन की अवधि में विक्रम सिंह मुख्यालय से जुड़े रहेंगे। साथ ही विभाग ने मामले की पूर्ण जांच के निर्देश भी जारी किए हैं। इससे पहले कोर्ट ने भी जेल प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा था और इस मामले में जेल में भारी चिंता का माहौल है और अधिकारियों में सख्त कदम उठाने की तैयारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस तरह की चूक को रोकने के लिए कड़े उपाय किए जाएंगे और इस घटना ने कारागार प्रणाली और सुरक्षा प्रबंधन की खामियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस गौतम बुद्ध नगर मैम के निर्देशन में लगातार साइबर क्राइम और साइबर क्रिमिनल्स के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इस अभियान के चलते थाना साइबर क्राइम और थाना फेज 1 पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा एक कॉल सेंटर को बस्ट किया गया है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग जॉब दिलवाने के नाम पर ठगी करते थे। कई राज्यों से हमारे पास कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसको ट्रेस करते हुए इस कॉल सेंटर तक हमारी टीम पहुंची थी। ये लोग हर एप्लीकेंट से 2000 से लेकर 25,000 रुपए तक की ठगी करते थे। ये लोग विक्टिम का ट्रस्ट गेन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की आईडी दिखाते थे कि हम इस मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर्ड हैं और ऑथराइज्ड हैं, जिसके चलते आप अगर हमें पैसे देते हैं तो हम आपको जॉब दिलवाएंगे। ये लोग अब तक सैकड़ों लोगों के साथ ठगी कर चुके थे। फिलहाल 5 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है, जिसमें 10 लाख रुपए की धनराशि को फ्रीज किया गया है। 5 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। तो वहीं नोएडा पुलिस ने कमिश्नर के निर्देश में एनसीआर में सक्रिय एक शातिर लूट और चोरी के गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान गिरोह के सरगना समेत कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान आमिर, योगेंद्र, अभिषेक और अर्जुन के रूप में हुई है, जो अलग अलग जनपदों के रहने वाले हैं। पुलिस ने घटनास्थल से 15 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन और चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की है, जो गिरोह द्वारा विभिन्न अपराधों में इस्तेमाल की जा रही थी। प्रारंभिक जांच में सामने है कि ये अभियुक्त लंबे समय से अलग अलग जिलों में गिरोह बनाकर चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे थे। गिरोह के सदस्य चोरी से पहले क्षेत्र की रेकी किया करते थे और सुनसान घरों, दफ्तरों और दुकानों को अपना निशाना बनाते थे। नोएडा पुलिस ने फेज 3 थाना क्षेत्र के टीबी नगर चौराहे के पास से उन्हें गिरफ्तार किया है। कमिश्नर ने कहा है कि गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी और चोरी की बरामदगी से नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में अपराध की घटनाओं में कमी आएगी। पुलिस आगे भी ऐसे गिरोह पर निगरानी बढ़ाएगी और हर प्रकार की चोरी लूट की घटना को रोकने के लिए सतर्क रहेगी। इस मामले की जांच जो है पुलिस टीम द्वारा जारी है और अन्य संभावित सहयोगियों की जाँच करने के लिए पूछताछ लगातार जारी है। कार्य हुआ जिसमें एक घरों से
लैपटॉप, मोबाइल चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये लोग एक गैंग बनाकर काम कर रहे थे और इनके पास लगभग 15 लैपटॉप बरामद हुए हैं, 4 फोन बरामद हुए और 2 मोटरसाइकिल जिनसे ये लोग ट्रैवल करते थे और जिनसे ये लोग घरों की रेकी करते थे और उसके बाद ये लोग चोरी करते थे और बरामद हुए हैं। इसमें ये लोग आसपास दिल्ली एनसीआर के आसपास के निवासी हैं और इसमें जो इनका मेन लीडर का नाम आमिर है। इनके पास हमें कई मुकदमे पूछ के भी मिले हैं और ये लोग जिसको बेचते थे ये सामान, खास करके लैपटॉप और मोबाइल फोन, उन्होंने उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की। कब से कर रहे थे सर ये लोग इस काम को लगभग 1 साल से कर रहे थे। उनके पास से अच्छी खासी, जैसे आपको बताया, लगभग 15 लैपटॉप और 4 फोन बरामद और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इसके अलावा इनके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी और इसके अलावा ये लोग किस की इन्होंने पहले भी जो कहीं घटना वारदात की या कहीं पे इन्होंने बेचने का प्रयास किया, हम लोग भविष्य में उस पर भी कार्रवाई करेंगे। घटना करने का तरीका क्या होता था? ये लोग पहले रेकी करते थे और इस तरह के मकानों को ढूंढते थे जो मकान कुछ समय से बंद होते थे, जहाँ पे कोई आदमी मौजूद नहीं होता था। मकानों की रेकी करने के बाद ये जिस मोटरसाइकिल से हमने पकड़ा उस मोटरसाइकिल से रेकी करते थे। उसके बाद जब उनको पता लगता था घर में कोई मौजूद नहीं है तो ये लोग उसका फायदा उठाकर हाउस ब्रेकिंग यानी कि ताला तोड़ के लोग चोरी घटना को अंजाम देते थे। और खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस थे, क्योंकि इनका जो साथी है वो है जिसको ये लोग सामान बेचा भी करते थे, तो उसको भी गिरफ्तार किया गया है और इस तरह का पूरा इनका नेक्सस काम। तो वहीं शामली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावलियों के विशेष समुचित पुनरीक्षण यानी कि SIR कार्यक्रम के तहत रविवार 31 जनवरी को मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई। समस्त मतदेय स्थानों जैसे कि लाजपत राय और कन्या इंटर कॉलेज, किसान इंटर कॉलेज, सरस्वती पब्लिक स्कूल प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 और लाजपत राय इंटर कॉलेज पर बूथ लेवल अफसर यानी कि BLO सुबह 10 से शाम 4:30 बजे तक उपस्थित रहेंगे और इस दौरान मतदाता अपने अपने मतदाता केंद्रों पर जाकर आवश्यक पत्र जो है वो भरकर जमा कर सकते हैं। नगर पंचायत थाना भवन के अधिशासित अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि कोई भी पात्र जो है वो मतदाता सूची से वंचित ना रहे और इस विशेष अवसर का अधिकतम लाभ उठाकर समय रहते अपने आवेदन और आपत्तियां दर्ज कराएं। तो वहीं पंजाब के 2 शराब तस्करों को बुंदेलशहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी सफलता हासिल की है पुलिस ने और गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जो है वो संदीप सिंह और सरबजीत सिंह के रूप में हुई है। उनके कब्जे से कुल 745 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपियों ने ट्रक में चावल के भूसे के नीचे शराब छुपाकर पंजाब से झारखंड तक तस्करी करने का प्रयास कर रहे थे और ये तरीका उन्होंने पुलिस को चकमा देने के लिए अपनाया था। हालांकि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बुलंदशहर के NH 34 स्थित बॉर्डर के पास बीती शाम को चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान आरोपियों की गतिविधियों पर संदेह हुआ। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली और शराब छुपाई गई थी। इसके बाद से संदीप सिंह और सरबजीत सिंह को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 30/31 की रात्रि में एक सूचना के आधार पर थाना अरनिया पुलिस टीम एवं स्वैट टीम देहात के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग के दौरान NH 34 पर पहावटी चौकी के पास से एक पंजाब नंबर के 14 टायरा ट्रक को रोका गया। इस ट्रक में आगे की तरफ अगरबत्ती की डस्ट और धान की भूसी के बोरे लदे हुए थे। इसकी तलाशी लेने पर इसके अंदर 745 पेटी अंग्रेजी शराब जो पंजाब में बिक्री के लिए अनुमन्य थी पेटियां मिली हैं, जिसमें रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज, इंपीरियल ब्लू और मैकडॉवल नंबर 1 ब्रांड की शराब की ये पेटियां हैं। इनका अनुमानित मूल्य 50 लाख रुपए है। इन्हें लुधियाना से ले जाकर झारखंड, बिहार में तस्करी हेतु ले जाया जा रहा था। इस ट्रक में 2 व्यक्ति सवार थे, एक संदीप निवासी बरनाला एवं दूसरा सरबजीत निवासी लुधियाना। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से संदीप का पूर्व से शराब तस्करी का आपराधिक इतिहास रहा है। इनके और अधिक आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। इन दोनों से पूछताछ में इस घटना के फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं, जिस पर काम किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अरनिया पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
तो वहीं गाजियाबाद में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे द्वारा अपने ही बुजुर्ग और बीमार मां के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला गाजियाबाद क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर निशांत ठाकुर अपनी ही बीमार मां को लात घूंसों से पीटते हुए सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है और ये पूरी घटना घर में लगे कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी की बहन निशा अमेरिका में रहती है और मां की हालत को देखते हुए उसी ने कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। जब निशा ने कैमरे को देखा और उसके भाई निशांत किस तरह से मां के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है, तो उसने ये वीडियो सोसाइटी के लोगों को साझा कर दी और इसके बाद से निशा ने पुलिस से अपने ही भाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।